नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश। अगर आपको ये असल मायने में जानना है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और अगर इन्वेस्टमेंट कर भी ली तो जो डर लगता है ना उसके बाद उस पर आपको काबू पाना है, तो ये इंटरव्यू आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे साथ आज बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जुड़े हैं। गौतम बेद जी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। वर्ल्ड फेमस ऑथर है और इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। मिसाल के तौर पे द जॉय ऑफ कंपाउंडिंग इनकी वर्ल्ड बेस्ट सेलर है। और जो अभी हम जिस किताब के ऊपर ये इंटरव्यू ले रहे हैं वो है ये मेरे हाथ में, द मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर। और ये किताब मैं सच बताऊं मैंने शुरू से आखिर तक पढ़ी और इतनी इंटरेस्टिंग किताब है। वैसे तो किताबें फाइनेंस की बहुत मुश्किल मानी जाती हैं, लेकिन इसमें अगर आप पढ़ोगे ना तो असल मायने में आपको इस समझ में आएगा बहुत ही आसान भाषा में कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट में रिस्क क्या है, उस पर काबू कैसे पाया जाता है और पैसा बनाने का सही तरीका क्या है। तो गौतम जी, बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रजत। सर, ये जो बुक है ना, इसका टाइटल जैसे मैंने कहा द मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर, और उसके जो नीचे सब टाइटल है दैट इज व्हाट अ बियर मार्केट टॉट मी अबाउट इन्वेस्टिंग बाय गौतम बेद। तो सर, ये बियर मार्केट, ये शब्द देख के डर लगता है और आपने दे दिया टाइटल। तो बियर मार्केट में अक्सर लोग घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, पैनिक की स्थिति होती है, भैया इतना डर, हाहाकार मचा होता है। और आपने बोल दिया कि व्हाट अ बियर मार्केट टॉट मी अबाउट इन्वेस्टिंग, यानी कि बियर मार्केट ने मेरे को क्या सिखाया निवेश के लिए। तो सर, ये आपने सीखा उस दौरान जब एक बियर मार्केट आई थी और जब हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, ये कैसे किया? रजत जी, सारे इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ी सीख एक बेयर मार्केट में ही आती है, क्योंकि बुल मार्केट के समय जब पैसा बनाना बहुत आसान रहता है तो हमें लगता है इन्वेस्टिंग कितना आसान खेल है। हम इसे एक गेम की तरह ट्रीट करने लगते हैं और हम फंडामेंटल्स पे कम ध्यान देते हैं और हम बहुत हाई रिस्क अनड्यू रिस्क लेना शुरू करते हैं। जैसे इन माई केस फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इस किताब में भी इसका जिक्र किया है कि दिसंबर 2013 से लेकर दिसंबर 2017 के बीच में जो बहुत बड़ा बुल रन आया था स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स में, उस समय मुझे भी लगने लगा था कि मैं बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर हूँ। लेकिन मैं इन हाइंडसाइट नाउ आई रियलाइज्ड एंड आई हम्बली एक्नॉलेज दिस कि आई वाज नॉट रियली अ वेरी गुड इन्वेस्टर दैट टाइम, बिकॉज मैं सिर्फ एक बहती गंगा में बस हाथ धो रहा था और उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। असली सीख मुझे मिली वो जनवरी 2018 से लेकर मार्च 2020 के इस कठिन बेयर मार्केट में। तब मुझे सीखने मिला कि बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती क्या है, असली इन रियल लाइफ हाउ डू यू डू वेरी गुड वैल्यू इन्वेस्टिंग। एंड इस किताब का टाइटल द मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर इसलिए रखा गया क्योंकि इस किताब में मैंने शेयर किया है कि मेरा डेवलपमेंट एज एन इन्वेस्टर कैसा हुआ उस बेयर मार्केट के दौरान, एंड हाउ आई इवॉल्व्ड फ्रॉम बीइंग अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टर फोकसिंग ऑन स्टैटिस्टिकली चीप सस्ते शेयर। मैं पहले सस्ते शेयर में सस्ते लो टिकट शेयर्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता था, 10 रुपये 20 रुपये के शेयर्स, और क्वालिटी ऑफ बिजनेस क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट पे ध्यान देता नहीं था। लेकिन इस बेयर मार्केट ने और उस इकोनॉमिक स्लोडाउन के फेज ने मुझे ये सिखा दिया कि भारतीय बाजार में अगर आपको बड़ा इन्वेस्टर बनना है और बड़े सस्टेनेबल तरीके से अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, तो उसका एक ही गुरु मंत्र है, क्वालिटी स्टॉक्स विद ग्रोथ एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ प्रूडेंट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड रिस्क फैक्टर्स। क्योंकि आज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री से सेमी डेवलप्ड फेज की तरफ जा रहा है और स्पीड ऑफ डिस्ट्रप्शन एज अ रिजल्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसलिए आपको डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हम इस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं वो है जनवरी 2018 से लेकर मार्च 2020। आप देखो पीछे जाके बहुत जबरदस्त मंदी थी, खासतौर से छोटे मझोले जो स्टॉक्स थे वो इतनी जबरदस्त तरीके से पिट रहे थे। और ये वो फेज है जिसके दौरान सर ने बात की कि उन्होंने सीखा स्टॉक मार्केट में ये गिरावट में सही स्टॉक्स का चयन कैसे करते हैं, कौन से स्टॉक्स कम पिटेंगे, कौन से ज्यादा पिटेंगे और कहाँ बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। लेकिन गौतम सर, हम तो जानते हैं कि आप बहुत फेमस ऑथर हो, पर आप फंड मैनेजर भी हो। थोड़ा सा ब्रीफ अपने बारे में बता दें। ये जहां तक हम समझ पा रहे हैं आप वॉरेन बफे के फंड के साथ भी एसोसिएटेड हो। नहीं, ये वॉरेन बफेट के फंड के साथ डायरेक्टली एसोसिएशन नहीं है, लेकिन मैं जो इंडिया फंड चलाता हूँ अमेरिका में, वो बफेट साहब के ओरिजिनल हेज फंड फी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो इसमें हम कोई मैनेजमेंट फीस लेते नहीं है एंड हम 6% रिटर्न के ऊपर 20% प्रॉफिट चार्ज करते हैं फ्रॉम आवर क्लाइंट्स। ये इंडिया फंड जो मैं अमेरिका में चलाता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है और इसमें यूएस सिटीजन और यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर्स निवेश कर सकते हैं। एट द सेम टाइम दुनिया भर में जो एनआरआई कम्युनिटी हैं उनको ये इंडिया अपॉर्चुनिटी ऑफर करने और एक्सेस दिलाने के लिए हमने हाल ही में कंप्लीट सर्कल वेल्थ सॉल्यूशंस के साथ टाइप किया है और उन्होंने एक पीएमएस प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कंप्लीट सर्कल स्टेला वेल्थ पीएमएस, जिसके थ्रू भारतीय निवेशक और ग्लोबल एनआरआईज हमारे पीएमएस में भी इन्वेस्ट करते हैं।
चलिए सर, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने तो ये बुक पूरी पढ़ ली है, लेकिन मैं निवेशकों को और हमारे व्यूअर्स को बोलूंगा कि एक बार पढ़ के देखिए और देखिए कितनी आसानी से फाइनेंस समझ में आती है आपको, खासतौर से इन्वेस्टिंग। अच्छा, फिर अब ये सीधा प्रश्न ये है, वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग दोनों के बीच में एक फर्क बता दीजिए। देखिए, ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली हम लोग सोचते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब सस्ता वैल्यूएशन का शेयर खरीदना, लो प्राइस टू अर्निंग, लो प्राइस टू बुक। और ग्रोथ इन्वेस्टिंग हम लोग ऐसे रेफर करते हैं जिसमें टॉप लाइन ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ बहुत हाई आ रही है और उसको कोई भी वैल्यूएशन में खरीद लो। लेकिन मेरे नज़रों में सही मायने में वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि कोई भी स्टॉक को उसका जो सही वैल्यूएशन होना चाहिए उससे कम में खरीदना और फिर उसको लंबे समय के लिए होल्ड करना। दिस इज द टाइम टेस्टेड वे टू क्रिएट वेल्थ फॉर यू। बाय गुड बिजनेसेस विथ एट रीजनेबल वैल्यूएशंस एंड देन वेट, अवॉइड द नॉइज। इस किताब में इस किताब से ये कोट है इनफैक्ट, एंड सुनने में इतना आसान लगता है, सच अच्छा, लगता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में ना अक्सर स्टॉक जब टूटते हैं तो ही तो वैल्यू बनेगी ना, जब स्टॉक में गिरावट आएगी तभी तो वैल्यू बनेगी। चढ़ते स्टॉक को खरीदेंगे तो कैसे वैल्यू बाय करेंगे। अच्छा, फिर एक चीज है सस्ता शेयर, सस्ते शेयर और वैल्यू शेयर में क्या फर्क है, और वैल्यू ट्रैप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वैल्यू ट्रैप बहुत अच्छा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं वैल्यू ट्रैप कैसे डिफाइन करते हैं उस पर पहले डिस्कस करना चाहूँगा। वैल्यू ट्रैप वो शेयर्स होते हैं जो प्राइस टू अर्निंग या प्राइस टू बुक बेसिस पे, वैल्यूएशन बेसिस पे बहुत सस्ते लगते हैं, लेकिन वो सस्ते हैं फॉर अ वैलिड रीजन। वो इसलिए क्योंकि अंडरलाइंग बिजनेस ही खराब होते जा रहा है और उसका टर्मिनल वैल्यू बिगड़ रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए जैसे न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया स्टॉक्स जो हैं बहुत सालों से सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन वो इसलिए सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड करते हैं क्योंकि अंडरलाइंग अर्निंग्स ही हर साल कम होते जा रही है। आज डिजिटल मीडिया का ज़माना है, आपका जो पूरा ग्रुप है, आप भी पूरा डिजिटल मीडिया पे ही ऑपरेट करते हो। तो इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया किस दिशा में जा रही है, वैसे आप इन्वेस्ट आपको करना है। इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट लुकिंग इन द रियर व्यू मिरर, आपको आगे देखना है थ्रू द विंडशील्ड कि आगे किस क्षेत्र में बदलाव आने वाला है, क्योंकि जहाँ जहाँ बड़े बदलाव होते हैं फॉर द बेटर, वहीं पे बड़ा पैसा बनता है इन्वेस्टिंग में। अच्छा, अगर आपके मन में सवाल आ रहे हैं ना कि अगर ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात हो रही है तो क्या उसकी बात भी होगी कि भैया सही शेयर कैसे आइडेंटिफाई करो, मल्टी कैपेगर्स कैसे ढूंढते हैं, कौन से रेशियोज होते हैं जिसको देखना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करें, सब कुछ पूछूंगा मैं, क्योंकि इस बुक में सब कुछ लिखा और बहुत ही आसान भाषा में। एक तो सर ये बता दें, इन्वेस्टमेंट का नाम आता है ना, सब लॉन्ग टर्म करते हैं, ये लॉन्ग टर्म होता है क्या, कितना लॉन्ग। देखिए, इस किताब में मैंने एक बहुत हम्बल एडमिशन किया है कि मेरे नज़रों में आज के फास्ट चेंजिंग एंड हाईली डिसरप्टिव एनवायरनमेंट में कोई भी बिजनेस पे 2 से 3 साल से ज़्यादा का इनिशियल नज़रिया लेना मुमकिन नहीं है। आप कोई भी बिजनेस को पहले स्टडी कीजिए, उसमें 2 से 3 साल का नज़रिया पहले डेवलप कीजिए कि अगले 2-3 साल इसमें अच्छी ग्रोथ आनी है कि नहीं। अगर हाँ, और अगर वैल्यूएशन रीजनेबल है तो आप उसमें निवेश कीजिए। और एट द एंड ऑफ 2 to 3 years दैट टाइम यू अगेन रीअसेस कि भाई अगले 3 साल का व्यू आपका क्या है। अगले 3 साल भी अगर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं तब आप होल्ड कीजिए। और रियल लाइफ में दिस इज हाउ मल्टीबैगर्स हैपन फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि जब हम लोग खरीदते हुए शेयर को अगर हमें पता होता फॉर एग्जांपल एडवांस में कि कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है, तब तो हम लोग सारा का सारा पैसा उसमें लगा देते, लेकिन वो घर बेच के पैसा लगा देते राइट। लेकिन वो नामुमकिन है क्योंकि इन्वेस्टिंग एक प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटी है यहाँ पे, इसलिए हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं हमारे फंड में और पीएमएस में 20 से 25 शेयर लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर इज अननोन। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप हर दिन अनसर्टेनिटी से डील कर रहे हैं, तो इसलिए आपको डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। और ये मल्टी बैगर इज अ वेरी फैंसी टर्म, सुनने में बहुत मजा आता है, लेकिन इसके हर मल्टी बैगर एडवांस में नहीं पता चलता आपको, वो बाद में बेसिकली 2 से 3 साल का नजरिया लीजिए, शुरुआत कीजिए उससे, और फिर हर 2-3 साल उसको रीअसेस करते जाइए। और अगर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट अच्छे लगते हैं तो फिर आप होल्ड कीजिए, बिकॉज कोई भी स्टॉक जो पिछले 20-25-30 सालों में जो मान लीजिए 15 से 20% CAGR रिटर्न दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पिछले 20-25-30 सालों से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो अंडर वैल्यूड था, तभी तो उसने 20-25-30 सालों में इतना हाई CAGR दिया ना। लेकिन वो कौन से इन्वेस्टर्स थे जो उन शेयरों में इतने सालों तक टिक पाए, जिन्होंने ये अप्रोच अडॉप्ट किया कि आप खरीदिए और फिर उसको असेस करते जाइए कि भाई क्या इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट्स में ग्रो कर सकता है फॉर द नेक्स्ट 2-3 years, और इस बिजनेस का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या जो खूबी है अपनी इंडस्ट्री में, क्या वो बरकरार है। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, और अगर मैनेजमेंट ने कोई ग्रॉस कैपिटल मिस एलोकेशन नहीं किया है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई गलती नहीं की है, तो फिर आप बने रहिए। लेकिन ये बना रहना ही सबसे मुश्किल है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि सबको चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट प्रॉफिट्स, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। आजकल तो बहुत इंस्टेंट हो गया। हाँ बिल्कुल, आजकल तो ऑप्शन ट्रेडिंग हो रही है धड़ल्ले से। लेकिन
आपने बोला ना ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उसमें ये जो आपने शुरू में बोला कि एक तो ग्रोथ पता लग जाए कि कैसे, एक CAGR यानी कि सालाना पता लग जाए कि 20-20% से ग्रो करेगी, तो उसके लिए तो सर विजन होनी चाहिए कि भैया पहले तो स्टडी होनी चाहिए कंपनी की और सेक्टर की कि भैया ये चलेगा ही चलेगा। उसके बाद जो आपने बोला मैनेजमेंट क्वालिटी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बाजार में ना ये चीज बहुत होती है, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर, कि दूसरे की शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे, यानी कि उसने तो पैसे कमा लिए सपोज करो 2 से 3 गुना फटाफट, और मैं रह गया, मैंने तो अच्छी क्वालिटी का स्टॉक पकड़ के बैठा हुआ हूँ। तो उसके बाद सर फिर वो माइंडसेट ही बदल जाता है, और वो हिम्मत जो टूटती है ना, वो बड़ी टूटती है कि यार इसने तो ऑप्शन से पैसा कमा लिया, मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के चक्कर में पड़ा रह गया। तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है लॉन्ग टर्म में? बहुत कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने, और इस किताब में मैंने इसे जिक्र भी किया है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जी ने भी हमें बहुत बड़ी एक सीख दी है जिंदगी में, कि जो 7 सिन है, द 7 सिंस में से एक ही सिन है एनवी, ईर्ष्या, जो वो इकलौती सिन है जिसका कोई अपसाइड नहीं है, वो सिर्फ उसका डाउन साइड ही डाउन साइड है। बाकी 6 सिन में कम से कम आपको मजा आता है, लेकिन ये एक इकलौती सिन है जिसमें आपको कोई मजा नहीं आता। और इस किताब में मैंने ये भी लिखा है दैट मेनी ऑफ अस इन्वेस्टर्स ना, व्हाट हैपेंड वाज दिस डम एक्ट ऑफ कंपैरिजन विद पीयर्स एंड कलीग्स इन 2017 बुल मार्केट लिटरली ruined our portfolios in 2018-19, क्योंकि हमने जब देखे हमारे इन्वेस्टर कलीग्स और फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में सब जंक स्टॉक्स में, माइक्रो कैप स्टॉक्स में, एसएमई स्टॉक्स में 2 गुना 3 गुना कर रहे हैं कुछ महीनों में। हम भी उन सब शेयर्स में घुस गए बाय द एंड ऑफ 2017, और फिर 2018-19 में हमारा पोर्टफोलियो बर्बाद हो गया। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट प्लेइंग योर ओन गेम। आपको अपना गेम खेलना है, आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज दिस इज अ सोलो स्पोर्ट and and it becomes very lonely at times. So the last thing you want to do is compare yourself with others. It's यानी success. अपने आप को अपने से compete करो ना, और अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। दूसरे को compete कर रहे हो, क्या पता उसने आज 2 से 3 गुना कमा लिया, कल 2 से 3 गुना उजाड़ भी दे। आपको सिस्टमैटिक करना है, डिसिप्लिन रखना है। आपने बोला माइक्रो कैप में इन्वेस्ट कर लिया था, ये सर स्मॉल कैप में जो यूफोरिया होता है उससे कैसे बचें? जब चलते हैं तो क्या मतलब ऐसा चलते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स कि वन वे ट्रैक पे भागते चले जाएं, और जब टूटते हैं तो फिर उसके बाद कमर टूट जाती है। इस बियर मार्केट में भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? हाँ जी, तो 1 जनवरी 2018 से लेकर 23 मार्च 2020 तक स्मॉल कैप इंडेक्स 55% क्रैश कर गया था, और हजारों स्मॉल कैप शेयर्स गिर गए थे 80 से 90%। मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कितने सारे स्मॉल कैप्स इंडिया में। तो सेबी डिफाइंस लार्ज कैप्स एज टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप, मिड कैप्स एज द नेक्स्ट 150 कंपनीज। इसका मतलब बाकी 4000 कंपनी सब स्मॉल कैप्स हैं। अब आप ये सोचिए, अगर 4000 ऐसे हजारों कंपनियां के शेयर्स 80-90% अगर क्रैश कर गए 2 साल 3 महीने में, तो उससे कहते हैं असली बेयर मार्केट। तो ये जो 2-3 दिन के लिए गिरावट देखते हैं बाजार में, वो बेयर मार्केट नहीं है। ये तो दिस इज लाइक नॉट इवन 1% ऑफ व्हाट एक्चुअली बेयर मार्केट मीन्स। अ ट्रू बेयर मार्केट, एक असली बेयर मार्केट आपका हिम्मत तोड़ देगा बाय द एंड, और आपको इक्विटी से बाहर निकाल देगा। आप फिर सिर्फ सोना चांदी और फिक्स्ड डिपॉजिट की बातें करेंगे, और आप फिक्स्ड इनकम की बातें करेंगे। अच्छा, पहले बेयर मार्केट में तो पहले तो खराब क्वालिटी का स्टॉक्स टूटते हैं जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ कुछ दिखती नहीं है। उसके बाद फिर अच्छी क्वालिटी के मिड कैप्स भी टूटते हैं, फिर अच्छी क्वालिटी के लार्ज कैप्स भी तो टूटते हैं, सब कुछ ही टूट जाता है। तो फिर तो उस समय तभी तो हड़कंप मचता है। तो उस वाली फीलिंग को, एक डिप्रेस्ड फीलिंग को संभालना और उसके बाद फिर से इन्वेस्टमेंट करना, ये कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि पैसा तो तभी बनता है, असली पैसा। हमने बहुत बार देखा सर, जैसे अभी आपने 2018 से 2020 की बात की, हमने 2008 में भी यही देखा था, हमने कोरोना काल में जो आप जो बोल रहे हो 2020 का पीरियड, इसमें भी यही देखा है। तो वो जो फीलिंग होती है एक डिप्रेस्ड फीलिंग, उसमें से बाहर कैसे निकलते हैं? उसके लिए देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और इसके लिए कोई आसान जवाब तो है नहीं मेरे पास, लेकिन आई थिंक हैविंग अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ अ वेरी सपोर्टिव फैमिली, अ वेरी सपोर्टिव सर्कल ऑफ फ्रेंड्स इन द इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, ये होना बहुत जरूरी है। एंड इन सब समय में आप उन सब सीनियर्स इन्वेस्टर से बातचीत कीजिए, जैसे मैंने की थी, जिन्होंने 2008 देखा था, जिन्होंने 2013 भी देखा हुआ है, स्मॉल कैप क्रैश देखा हुआ है। तो वो इन्वेस्टर्स आपको जो प्रैक्टिकल एडवाइस देंगे ना, इट विल बीट एनी एकेडमिक विजडम और नॉलेज विच विल गेन फ्रॉम बुक्स, बिकॉज ये असली रियल लाइफ प्रैक्टिशनर्स जो हैं, ये जो बातें बोलते हैं, ये जिंदगी भर ये आपके काम आएगी। इस किताब में मैंने अपने सीनियर इन्वेस्टर्स एंड कलीग से काफ़ी सारे बड़े बड़े लर्निंग्स और लेसन्स फॉर लाइफ जो मुझे मिले थे, मैंने सब शेयर किए हैं। और उन्होंने मुझे एक बड़ी चीज़ समझाई थी कि गौतम, अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट में बड़ा इन्वेस्टर बनना है, तो जैसे यहाँ पे चार चीज़ों का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो यू हैव टू डेवलप अ डिटैचमेंट फ्रॉम स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएशंस, बिकॉज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड स्टॉक मार्केट स्ट्रेस आपको ये सीवियर नोशनल लॉसेस झेलने में बहुत तकलीफ हो जाएगी नहीं तो इसलिए आपको वो स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएशंस और मूवमेंट से आपको डिटैचमेंट डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप दैट मैच्योरिटी एज एन इन्वेस्टर, दैट्स फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे ये सिखाई कि इंडिया अगले 20-30 साल अच्छे रेट पे ग्रो करेगा, और निफ्टी की कंपनीज में लो डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ लंबे समय के लिए आएगी। लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द मार्केट
कुछ गिने चुने स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स हमेशा ऐसे अवेलेबल होंगे जो अगले 3 से 5 साल के दौरान 25 से 30% की स्पीड में अपने अर्निंग्स को ग्रो करेंगे। एंड ये स्टॉक्स ही हैं जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेंगे ही करेंगे। तो आपको सिर्फ उनको बैक करने के लिए कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस चाहिए। एंड तीसरी चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई कि आफ्टर एवरी बेयर मार्केट और आफ्टर एवरी मार्केट क्रैश सैनिटी इवेंचुअली प्रिवेल्स लाइक इट ऑलवेज डज। हमेशा इतिहास ने हमें सिखाया कि हर डर के माहौल के बाद वापस सूरज उगता है और अच्छे समय वापस आते हैं। मार्च 2020 में कोरोना काल के समय में लग रहा था दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन आज इंडिया इतना ज़बरदस्त ग्रोथ में फेज में वापस आ गया है। तो आपको ह्यूमैनिटी पे भरोसा रखना है और कैपिटलिज्म पे भरोसा रखना है कि दिस इज अ सिस्टम विच एक्चुअली वर्क्स। एंड चौथी बड़ी सीख जो मेरे सीनियर्स ने मुझे दी उस बेयर मार्केट में कि अबव ऑल बिलीव इन इंडिया। इंडिया पे विश्वास रखो और इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस इकोसिस्टम में भरोसा रखो। अगर ये 4 चीज़ें अगर आप जिंदगी भर फॉलो करोगे और इफ यू टेक दिस टू हार्ट यू कांट हेल्प बट बिकम वेरी सक्सेसफुल एज एन इन्वेस्टर इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। और बीच में ये जो युद्ध की स्थिति आ जाती है, हड़कंप मचा होता है। अच्छा, आपने इंडिया पे भरोसा करो वाली बात तो कह दी, लेकिन इसके बाद चुनाव आने वाले हैं, तो उससे कुछ डरना घबराना चाहिए, बिकॉज उसमें इतना इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज होता है ना। एक तो इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाना थोड़ा रोक देते हैं, मार्केट की हालत हो जाती है टाइट, लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाती है, ऐसी हो जाती है मार्केट। अभी वही फेज चल रहा है मार्केट का, चुनाव आने वाले हैं, तो कुछ असर देखते हो मार्केट? देखिए, सिंगापुर के जो बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी कोट दी थी जो मैंने जॉर्ज कंपाउंडिंग किताब में शेयर भी की थी कि अगर आपको इतिहास का जानकारी है तो आप लॉन्ग टर्म सोचोगे, और अगर आपको इतिहास की जानकारी नहीं है तो आप शॉर्ट टर्म सोचोगे। इसका मतलब क्या? 2004 में जब बीजेपी सरकार इलेक्शन हारी थी और एक बहुत ही कमज़ोर कोलिशन गवर्नमेंट आई थी, तब सेंसेक्स में लोअर सेगमेंट लग गया था मई 2004 में। ये सबको याद है आज के दिन, क्योंकि बिकॉज बहुत विविड ग्राफिक इवेंट था, राइट। बट ये किसी कोई बात करता नहीं है कि उसके ठीक 6 महीने बाद सेंसेक्स निफ्टी ऑल टाइम में वापस हिट कर गए थे 6 महीने के अंदर। हमें 1999 की हमें कारगिल की वॉर की बात याद आती है कि मार्केट कितना जोर से गिरा था, लेकिन ये कोई बात करता नहीं कि उसके ठीक कुछ महीने बाद वापस मार्केट ऑल टाइम में पहुंच गया था। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि एनी सीरियस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर नीड्स टू बी एन आर्डेंट स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। आपको स्टॉक मार्केट इतिहास पे अपने आप को एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इतिहास को जानोगे नहीं कि हाउ एक्चुअली मार्केट्स वर्क इन रियल लाइफ, तो जब वो सेम पैटर्न, जब वो सेम चीज़ वापस रिपीट करेगी मार्केट में, तो फिर आप उसका फ़ायदा उठा नहीं पाओगे। मैं बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल शेयर करता हूँ आपके सबके साथ। पिछले साल फरवरी 2022 से लेकर जून 2022 के बीच में स्मॉल कैप इंडेक्स 30% गिर गया था। आज किसी को कोई इसके बात भी करता नहीं, लेकिन उसके ठीक 6 महीने बाद वापस स्मॉल कैप इंडेक्स रिकवर कर गया। इस साल भी वही सेम चीज़ अभी हो रही है। इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में वॉर शुरू हो गया है और वापस सेम कंसर्न शुरू हो गए हैं। स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा डर का माहौल शुरू हो रहा है, तो वापस लोग चिंता में आ जा रहे हैं। ये आपको समझना है कि अगर द ओनली वे टू स्टे पुट एंड बी स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड बी हैव अ लॉन्ग टर्म पेशेंट माइंडसेट ड्यूरिंग सच करेक्शंस इज कि आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ अच्छे क्वालिटी के शेयर्स खरीदिए। क्योंकि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में खराब क्वालिटी शेयर्स लोगे तो जैसे ही मार्केट गिरेगा आप सबसे पहले डर के मारे भेजोगे, बिकॉज आप खराब क्वालिटी शेयर्स में कभी कन्विक्शन डेवलप कर ही नहीं सकते हो ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपका कन्विक्शन हमेशा बरकरार रहेगा। और उसको और एक बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? इट विल अलाउ यू टू डेवलप पेशेंस। आप पेशेंस सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी शेयर्स में ही रख सकते हो, और कोई शेयर में नामुमकिन है रखना एक्सेप्ट क्वालिटी शेयर्स। एंड और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लेसन, नेवर इन्वेस्ट ऑन बोरोड कन्विक्शन फ्रॉम एनीवन एल्स। क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर, दिग्गज इन्वेस्टर जिसके बारे में अखबारों में या मीडिया में आ गया, अगर इस इन्वेस्टर ने इस कंपनी में स्टेक खरीद लिया है, अरे उसके नेटवर्थ का तो 1% भी नहीं होगा, लेकिन आपकी जमा पूंजी का बहुत बड़ा पोर्शन आप उसमें कैसे डाल सकते हो? अगर उस इन्वेस्टर का वो इन्वेस्टमेंट जीरो भी हो गया, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको वैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको एक प्रूडेंट अप्रोच लेकर अच्छे क्वालिटी शेयर्स में अपनी रिसर्च करके लेना है। और अगर आपको रिसर्च करना खुद नहीं आता तो आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाइए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ एक सर्टन प्रोग्रेशन होता है इन्वेस्टिंग का। आप शुरू कीजिए फिर सिंपल इंडेक्स फंड्स, लो कॉस्ट होते हैं, फिर आप जाइए एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में, उसके बाद आप जा सकते हैं पीएमएस में। और उसके ड्यूरिंग दिस फेज वंस यू डेवलप द एक्सपर्टीज ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन, तब आप जाके डायरेक्ट इन्वेस्टिंग खुद कीजिए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना, आप क्या करोगे? स्टडी इन प्रैक्टिस। आपको एक अच्छा लॉयर बनना तो आप क्या करोगे? स्टडी इन प्रैक्टिस। सिमिलरली अगर आपको एक अच्छा निवेशक बनना है, आपको क्या करना चाहिए? स्टडी इन प्रैक्टिस। इसलिए अच्छी किताबें पढ़िए, अपने सीनियर्स और एक्चुअल प्रैक्टिशनर से पूरा नॉलेज लीजिए
एंड जस्ट बी हम्बल बिकॉज द मार्केट इज सुप्रीम, यू नो दिस इज द अल्टीमेट हम्बलिंग प्लेस। आपको एक बहुत हम्बल माइंडसेट के साथ इस फील्ड को अप्रोच करना चाहिए। तो अच्छी किताबें पढ़िए, द मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर पढ़िए, द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग पढ़िए, और ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं। इन्वेस्टमेंट, असल मायने में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे बनती है, ये आपको पता लग जाएगा। लेकिन गौतम सर, हम बार बार बात कर रहे हैं गुड क्वालिटी स्टॉक्स, अच्छी क्वालिटी स्टॉक, और एक बार बार वर्ड आ रहा है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, सालाना कितना ग्रो कर रहा है रेवेन्यू या प्रॉफिट। सर कैसे पता लगता है? अच्छा, ऐसी किताब में ना एक बहुत मजेदार बात लिखी है कि कुछ साल तक तो CAGR 100% रह सकता है कुछ कंपनियों का, तो वो आपने ढूंढ लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। ढूंढना वो है कि 6 दशकों में कोई कंपनी हर साल 20% से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दे रही हो, 6 दशक, 60 साल लगातार, तो तब आप बनोगे वॉरेन बफे। सर ये पता कैसे लगेगा CAGR ऐसे होने वाली है, 20% हर साल कोई कंपनी ग्रो कर रही है, हमें कैसे पता? सर ये तो like I mentioned in this book also कि that this is why we only have a select few people, इसलिए गिने चुने लोग शेयर मार्केट से अमीर बन पाते हैं, क्योंकि ये असेस करना कि अगले 5-10 साल एंड बियॉन्ड कौन सी कंपनी 20-25% में ग्रो कर सकती है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। थैंकफुली आजकल मैनेजमेंट्स खुद ही अपने एनुअल रिपोर्ट्स में इंडस्ट्री ग्रोथ और कंपनी ग्रोथ का गाइडेंस एंड प्रोजेक्शंस एंड एक्सपेक्टेशन शेयर कर लेती है, तो दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। एक और अच्छा तरीका पता लगाने का कि अगर एक सर्टेन बिजनेस मॉडल डेवलप मार्केट्स में, अमेरिका एंड यूरोप में अगर स्केल अप कर पाया है इन वेरी गुड स्पीड, तो काफ़ी अच्छा प्रोबेबिलिटी चांस है कि वो सिमिलर बिजनेस मॉडल यहाँ पे भी स्केल अप कर सकता है। एक लेकिन भारत इज अ वेरी यूनिक कंट्री, यूनिक मार्केट, यहाँ पे कुछ सर्टेन लोकल फाइनल नुआंसेस हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। इस देश में इफ यू कैन फाइंड अ मिड कैप और अ स्मॉल कैप कंपनी विच इज ऑफरिंग अ प्रोडक्ट, कंज्यूमर फेसिंग कंपनी अगर आपको मिल गई जो एक ऐसा प्रोडक्ट ऑफर कर रही है जो एस्पिरेशनल है येट अफोर्डेबल है, तो यू हैव फाउंड पोटेंशियल मल्टी बैगर इन द मेकिंग। एग्जांपल्स देता हूँ यहाँ पे आपको। रॉयल एनफील्ड बाय आयशर मोटर्स वाज एस्पिरेशनल येट अफोर्डेबल। Page Industries used to offer similar, products in innerwear. Symphony used to offer similar products in air coolers. तो basically जो इस मास मार्केट को एक अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट दे सके, मान्यवर ब्रांड को देख लीजिए, बाय वेदांत फैशंस, नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, और ये हमारे PMS में भी ये स्टॉक है, लेकिन कंपनीज विच कैन ऑफर यू वैल्यू फॉर मनी एंड डिलाइट द कस्टमर, आई थिंक इन सब कंपनीज में लंबे समय के लिए आपको निवेश करना चाहिए। आपने इसमें आयशर मोटर्स और पेज इंडस्ट्रीज का नाम बोला ना, इस बुक में भी लिखा है कि अगर 2013 में आपने कुछ साल तक यही 2 शेयर्स पकड़ लिए होते तो रोज रोज की मार्केट देखने से बच जाते। इन्होंने बहुत वेल्थ क्रिएट कर दिया। तो सर ये जो माइंडसेट है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो, एक्टिव इन्वेस्टर, या फिर लॉन्ग टर्म एक्टिव ट्रेडर बनो, आप क्या रिकमेंड करोगे? सही तरीका क्या है स्टॉक मार्केट को अप्रोच करने का? मैंने इस किताब बहुत अच्छा सवाल है, और मैंने इसके बारे में इस किताब में जिक्र भी किया है कि देयर आर मल्टीपल वेज टू हेवन इन द स्टॉक मार्केट, लेकिन जो भी तरीका आप इस्तेमाल करें, चाहे डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग हो, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस हो, और हाई क्वालिटी ग्रोथ हो, स्पेशल सिचुएशंस हो, जो भी, या मोमेंटम इन्वेस्टिंग हो, या अगर ट्रेडिंग भी आपको करनी है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रेडिंग खराब चीज़ है। अगर आप में अच्छी रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है, इफ यू कैन मैनेज योर रिस्क वेरी वेल, इफ यू हैव रियली स्टडीड वेरी हार्ड टू बिकम अ गुड ट्रेडर, एंड इफ यू हैव द माइंडसेट टू बी अ गुड ट्रेडर, मोस्ट वेलकम, प्लीज गो अहेड, बट हैव अ स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस। सिमिलरली फॉर इन्वेस्टिंग ऑल्सो मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि जब कि मार्केट के कोई साइकिल में सडनली वो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल अगर आउट ऑफ फेवर चली जाए, तो ऐसा मत कीजिए कि उसको बदल के सडनली कोई नए स्टाइल में घुस जाए, बिकॉज वो ऐसे अच्छे इन्वेस्टर नहीं बनते हैं। एक अच्छा कोई भी अच्छा इन्वेस्टर का हिस्ट्री अगर आप देखें, ही हैज़ टू गो थ्रू सर्टेन पीरियड्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस, को उसको कुछ साल अंडर परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो कुछ साल आउट ऑफ फेवर जाएगी, वो मार्केट साइकिल के हिसाब से चलती है। इसलिए आपको लंबा नजरिया रखना है, कम से कम 5 साल का, क्योंकि 5 साल के अंदर पूरा बुल बेयर साइकिल कैप्चर हो जाता है, और अच्छा कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपका ओवरऑल एट द एंड ऑफ 5 इयर्स अच्छा, अगर एज लॉन्ग एज बैठे, आई थिंक यू शुड बी हैप्पी एंड स्टिक टू योर स्टाइल। ये मत कीजिएगा कि जस्ट बिकॉज certain pockets of the market, like for example स्टेल लेवल PMS में हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज में इन्वेस्ट करते नहीं है और गवर्नमेंट फेसिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करते नहीं है। तो पिछले 12 महीने में अगर आप देखें, रेलवे स्टॉक्स बहुत चले, डिफेंस स्टॉक्स बहुत चले, PSU शेयर्स बहुत चले, PSU बैंक्स बहुत चले, फर्टिलाइजर शेयर्स अभी भाग रहे हैं। तो अगर मैं, आप नहीं करते हो PSU स्टॉक्स में इन्वेस्ट? वो इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे जो ओनर है, जो प्रमोटर है, उसका एंड ऑब्जेक्टिव इज टू डू सोसाइटल गुड, इट्स नॉट टू डू वेल्थ क्रिएशन फॉर शेयर होल्डर्स। तो ये सब आपके लिए सिक्लिकल बेट्स हो सकते हैं जो एक साल में आपको 50-100% दे दें, लेकिन सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म वेल्थ, पीसफुल वेल्थ क्रिएशन जो चाहिए हमारे PMS और इंडिया फंड क्लाइंट्स को, उसके लिए हमें
वी लाइक टू इन्वेस्ट इन प्राइवेट कंपनीज एंड वेरी हाई क्वालिटी बिजनेस मॉडल्स, जो इसमें हम लोग लंबे समय के लिए टिक सकें। बिकॉज जैसे ही आप क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर, देखिए सरकारी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का एक बड़ा ड्रॉबैक ये है, अगले साल इलेक्शंस हैं, और अगर सरकार अगर बदल गई तो फिर पॉलिसीज भी बदलेंगी, और उसकी वजह से इन शेयर्स में बहुत भारी, कुछ शेयर्स में बहुत भारी गिरावट आ सकती है, क्योंकि दे आर वेरी सेंसिटिव टू पॉलिसी चेंजेस। तो हमें उन शेयर्स में, इंडिया इज नॉट अ मार्केट टू टेक एक्सेसिव रिस्क ना, ये ऐसा मार्केट नहीं जहाँ पे ज़्यादा रिस्क आपको लेना चाहिए। ये ऐसा देश है, ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपको रिस्क को क्रश करना है फ्रॉम एज मेनी एंगल्स एज पॉसिबल। अकाउंटिंग रिस्क, गवर्नमेंट रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, प्रोमोटर रिस्क, यहाँ तो रिस्क की पूरी भरमार है इस देश में, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आप जितना रिस्क को मिनिमाइज करोगे और जितना ज़्यादा सिंपल इन्वेस्टमेंट सिचुएशन में जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी और चांसेस बढ़ेंगे ऑफ अ सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टिंग ऐसी फील्ड नहीं जहाँ पे डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीजेज योर ऑड्स, उल्टा होता है। जितना सिंपल थीसिस होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस हो कि आपका एक अच्छा मुनाफा बनेगा। अच्छा गौतम सर, फिर वो मैजिक फार्मूला जो इस बुक में लिखा हुआ है, ये रिटर्न रेशियोज के ऊपर ही है और ग्रोथ के ऊपर है। तो ये ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ग्रोथ, इसका कॉम्बिनेशन कितना डेडली काम करता है मार्केट में। और अगर कोई ऐसी चीज हाथ लग जाए जिसमें सब कुछ दिख रहा हो तीनों की तीनों, तो खरीद लेना चाहिए या फिर उसमें भी कुछ और पैरामीटर सेट करने चाहिए? देखिए आपको कोई भी शेयर में सब कुछ परफेक्ट कभी मिलेगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट इज टू लुक एट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ग्रोथ, क्योंकि ये दो ही मेन पैरामीटर्स हैं जो कोई भी बिजनेस का सही इवैल्यूएशन डिटरमाइन करते हैं। एक बहुत ही मिस्ट्री है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि कोई भी स्टॉक का सही वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। बहुत सालों तक बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल रहा है कि मैं कैसे समझूं कि ये शेयर अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। आप अपने आप को एजुकेशन से कोई भी सवाल का जवाब तक आप पहुंच सकते हैं, बेसिकली पहुंच सकते हैं। मैं आपके संग अभी यहाँ पे 2 वाइट पेपर शेयर करता हूँ। अभी 2 वाइट पेपर सारे ऑडियंस को ये पढ़ने चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि कोई भी बिजनेस का सही वैल्यूएशन कितना होना चाहिए। पहला वाइट पेपर है, इसका टाइटल है व्हाट डज अ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मीन बाय माइकल मॉबसन, और सेकंड वाइट पेपर का नाम है द पी रेशियो अ यूजर्स मैनुअल बाय इपॉक इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स। ये 2 वाइट पेपर्स आप पढ़ लीजिए। इसमें इसमें पूरा टेबल है, नंबर्स हैं, आप समझ जाएंगे कि एट व्हाट लेवल ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एंड ग्रोथ, उसके बेसिस पे कितना इस बिजनेस का पी रेशियो होना चाहिए। अगर उस पी रेशियो से कम में आपको वो शेयर मिल रहा है तो अंडर वैल्यूड है, और अगर उससे ऊपर है तो फिर वो शेयर ओवर वैल्यूड है। इतना सिंपल तरीका है टू फाइंड आउट वेदर अ शेयर इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। एंड एक बार आप खरीद लिए, उसके बाद जब तक अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आ रही है तब तक आप कंपनी को होल्ड कीजिए, और आपकी अच्छे वेल्थ ओवर लॉन्ग टर्म बनती जाएगी। सिंपल। अच्छा, लेकिन वैसे होना कितना चाहिए? ROE और ROCE 25%, आमतौर पे लोग बोल देते हैं कि 25% होना चाहिए तो वो कंपनियां अच्छी होती हैं, लेकिन अंडर परफॉर्म तो वो भी करते हैं, कई बार हमने देखा है मार्केट में। और ग्रोथ भी होती है उनकी, हर साल रेवेन्यू की भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अच्छी कंपनियां भी थोड़ा बैड फेज देखने को मिल सकता है, लेकिन उनको एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए खराब फेज में, या जब उनका शेयर प्राइस अंडर परफॉर्म कर रहा है उस फेज में। अब जैसे 2 साल पहले पूरे सोशल मीडिया में ITC का मजाक उड़ रहा था, मीम स्टॉक बन गया था। उसके बाद 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर ही स्टॉक आई थिंक डबल हो गया, राइट। आज के दिन लोग HDFC बैंक की मजाक उड़ा रहे हैं। HDFC बैंक को भी लोगों ने नहीं छोड़ा सोशल मीडिया में। ये ऐसी बैंक है जो पिछले 30 साल से लाइक अ मशीन परफॉर्म की जा रही है। इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड। सो आज के दिन HDFC बैंक इज ट्रेडिंग एट द लोएस्ट वैल्यूएशन ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स, एंड दिस इज व्हेन पीपल आर राइटिंग इट ऑफ। तो आई थिंक अच्छे क्वालिटी बिजनेसेस विद लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड्स, इनका भी एक फेज आता है जब ये कुछ सालों के लिए अंडर परफॉर्म करते हैं। इनसे इनसे ऐसे भरोसा नहीं खो देना चाहिए, इनके संग टिके रहना चाहिए। बिकॉज लॉन्ग टर्म में वेल्थ ऐसे ही बनता है। आपको कुछ बीच में अगर हर साल कोई शेयर बढ़ेगा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए आप डाइवर्सिफाई करो, ताकि आपके पोर्टफोलियो में 1/3 पोर्टफोलियो मान लीजिए फ्लैट चल रहा है, 1/3 पोर्टफोलियो मान लीजिए अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपका जो बैलेंस 1/3 है वो अगर बढ़िया परफॉर्म करेगा तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न अच्छा खासा बैठ जाता है। तो बेसिकली रोटेशन चलता रहता है पोर्टफोलियो के अंदर। इसलिए आप डाइवर्सिफाई कीजिए, बिकॉज फिर अगर आप पेशेंस रख पाओगे विद दी बिजनेसेस फेसिंग हेडविंड्स। अच्छा, लेकिन ना वो अभी आप PE की बात कर रहे थे, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, ये तो हर इंडस्ट्री का, हर कंपनी का अलग अलग, क्या सही क्या गलत, कौन मीन पे है कौन ऊपर है। और ऊपर से मेटल्स का जैसे PE मल्टीपल कम होता है, ऊपर से अगर आप रिटेल कंपनियों का देख लो, टाइटन का या फिर डीमार्ट का, उनका PE मल्टीपल तो ऐसा ऐसा होता है, कभी कभी 80-80 100 भी। करेक्ट। तो क्या सही होता है सर, PE मल्टीपल को देखना क्या ठीक है? PE मल्टीपल देखना ठीक है along with many other parameters। तो देखिए मैंने इस किताब में भी इसका जिक्र किया है कि the P ratio in isolation by itself
आपको कुछ नहीं बताएगा अबाउट द कंपनीज कैश फ्लो जनरेशन, मैनेजमेंट क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, कुछ आपको ये कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता चलेगा। बस पी रेशियो एक सिंगल नंबर ही तो है, आप 50 पी देखोगे फिर आपको और क्या, दैट्स इट, जस्ट अ नंबर। तो you know there's a lot more to making money in the stock market than just looking at P ratios. It's a starting point, but you know P ratio should be the outcome of your valuation exercise, you know, not the input. असली पैसा कैसे बनता है, वेल्थ कैसे जनरेट होती है स्टॉक मार्केट में? क्योंकि आपने ये भी लिखा है इस बुक में कि बुल मार्केट में आप अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को जो अट्रैक्टिव भी होते हैं उनको छोड़ देते हो कभी कभी, बिकॉज वो उतना आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और आप कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हो मार्केट में, और उस दौरान गलती हो जाती है। जो चीज़ छोड़ी वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म आपके लिए डायमंड थी, और जो चीज़ में आप घुस गए वो बस शॉर्ट टर्म अच्छे रिटर्न दे देगी, लेकिन उसके बाद तो फिर आप खाली हाथ रह जाओगे। तो Right. क्या करना चाहिए? तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको पैसा जल्दी बनाना है कि ज़्यादा बनाना है। जल्दी पैसा बनेगा आपका बुल मार्केट के फेज 1 एंड फेज 3 में, एंड बड़ा पैसा, ज़्यादा पैसा बनेगा आपका इन फेज 2 एंड इन दी वेरी हाई क्वालिटी बिजनेसेस। तो मैं आपको ये भी सर समझा देता हूँ कि आपके दर्शकों को कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 बुल मार्केट का क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट समझना। सो कोई भी मल्टी ईयर बुल मार्केट के 3 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में स्टॉक्स अक्रॉस द बोर्ड get revalued back to fair valuation. Sector rotation happens fast and furious during this phase. इस समय sector rotation बहुत स्पीड से होता है, क्योंकि मार्केट ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि अगले इस नए बुल मार्केट में सेक्टोरल लीडरशिप कहाँ से आने वाली। तो इसलिए अब इस साल देखिए 1 अप्रैल से लेकर 12 सितंबर के बीच में स्टेज 1 चल रहा था, एंड यू नो काफ़ी तेज, बहुत ही रैपिड, दिस इज द फेज जहाँ पे वी से द इजी मनी विल बी मेड, बिकॉज यू नो वी आर स्टार्टिंग ऑफ लो वैल्यूएशंस आफ्टर अ बेयर मार्केट। Stage 2 is the longest phase of a bull market, of a multi-year bull market. ये फेज में मार्केट नैरो हो जाती है, बहुत सिलेक्टिव हो जाती है, एंड नैरो सिलेक्टिव बुल मार्केट्स आर वेरी यू मेक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेल्थ, बिकॉज यहाँ पे इस फेज में बॉटम अप स्टॉक पिकर्स आर वेरी हैंडसमली रिवॉर्डेड इफ यू आर एबल टू पिक स्टॉक्स विद गुड फंडामेंटल्स, पॉजिटिव मैनेजमेंट कॉमेंट्री एंड गुड अर्निंग्स ग्रोथ। तो ये जो फेज होता है सबसे लंबा चलता है 2-3 साल तक, और यहाँ पे सबसे बड़ा पैसा बनता है। और फाइनली फेज 3, स्टेज 3, इस फेज में बेसिकली आपके लॉस मेकिंग कंपनीज, शेडी प्रोमोटर्स की कंपनीज, माइक्रो कैप्स, ऐसे भी स्टॉक्स पूरा इफोरिक हो जाते हैं, पूरा वर्टिकल मूव आती है, और आपने फेज 2 में जो सारे बड़े प्रॉफिट जो कमाए हैं, ये स्टेज 3 में आपको मौका मिलेगा टू ऑफलोड देम, बिकॉज वॉल्यूम बहुत हाई, बहुत वॉल्यूम, बिग स्पाइक इन वॉल्यूम्स एंड स्टॉक प्राइसेस। ये आपको मौका, ये विंडो जो है आपको मिलता है स्टेज 3 में, इसमें आप अपना अच्छा खासे प्रॉफिट्स आप चाहें तो इन सर्टन स्टॉक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे विलिंग बायर्स हैं, सेलर्स बहुत कम होते हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप्स में और मिड कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ शेयर्स आपके बहुत ऑब्नॉक्शियसली ओवर वैल्यूड हो गए हैं आफ्टर स्टेज 2, तो आपको स्टेज 3 में उनको बेचने का एम्पल टाइम और मौका मिलता है। अच्छा, जो नई कंपनी आती है मार्केट में, आईपीओ मार्केट, तो उसमें तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी हैं ना, तो नई कंपनियों को क्यों चुने? क्या आप आईपीओ में बिलीव करते हो कि पैसा लगाना चाहिए, या फिर ऑलरेडी जो प्रूवन है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उसी में पैसा लगाना चाहिए? तो मैंने इस किताब में बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इस किताब में मैंने एक एग्जांपल भी शेयर किया है कि क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, जिसका कॉस्ट ऑफ फंडिंग और यू नो ट्रैक रिकॉर्ड वाज मच बेटर देन स्पंदना स्फूर्ति का आईपीओ आ रहा था, और हमें स्टॉक मार्केट में वी ऑलवेज चेज समथिंग न्यू, हमें हमेशा कुछ नया चाहिए। एक नई चीज़ में काफ़ी ग्लैमर होता है, काफ़ी ग्लिट्स होता है, तो उसमें उससे आकर्षित होकर हम उसमें उसको चेस करते हैं, ये बिना देखे कि एग्जिस्टिंग प्लेयर लिस्टेड कंपेरेबल उससे बेटर क्वालिटी और उससे ज़्यादा सस्ता वैल्यूएशन मिल रही है। तो ये हमेशा अवॉइड करना चाहिए। डोंट गेट कैरिड अवे बाय द नॉइज एंड द मीडिया ब्लिट्स एंड द मीडिया ग्लैमर ऑफ ऑल दिस न्यू लिस्टिंग्स। असेस ईच स्टॉक, हर स्टॉक को उसके मेरिट पे जज कीजिए। ये मत सोचिए कि ये आईपीओ और इसलिए ले लूँ, या सेकेंडरी मार्केट में इसलिए ले लूँ। हर बिजनेस को ऑब्जेक्टिवली उसके इंडिविजुअल मेरिट पे आप असेस कीजिए। क्योंकि सर आप फंड मैनेजर हैं, तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे अभी के हिसाब से फिर आपको कौन से सेक्टर्स पॉजिटिव लग रहे हैं, अगर कोई स्टॉक्स भी आप, बिकॉज दिस इज अ नॉलेज पर्पस, इन्वेस्टमेंट तो आपको अपने रिस्क पे ही करनी है, और जैसे हमने बताया है कि दिस इज अ फेज अभी मार्केट का जो बहुत ही कॉशियस है ऐसे में फंड मैनेजर, तो क्या आपको ऐसे में लगता है कहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकता है? आई थिंक कैपिटल, देखिए बहुत ही क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि पेन पॉइंट है सब एक्सपोर्ट फोकस्ड कंपनीज में। अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल देखिए पिछले एक महीने में सारी कंपनीज का, ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड सब लोग बोल रहे हैं पेन पॉइंट है एक्सपोर्ट मार्केट्स में। लेकिन जो डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग कंपनीज हैं, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी को केटर कर रही हैं, वहाँ पे आई थिंक प्रॉस्पेक्ट्स अगले कुछ साल के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट
मैं यहाँ पे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूँगा आपके दर्शकों के साथ अबाउट द डोमेस्टिक इकोनॉमी इन इंडिया। लेटेस्ट मंथली जीएसटी नंबर्स देखिए, 13% बढ़ के 1.7 लाख करोड़ हो गए हैं। अक्टूबर महीने में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन द कंट्री रोज बाय 21%। रेलवे फ्रेट लोडिंग रोज बाय 8.5% टू 129 मिलियन टन। ठीक है, अब ऑटोज में आते हैं। पैसेंजर व्हीकल्स जो ऑटो ओईएम्स हैं, उन्होंने डीलर्स को जो पैसेंजर व्हीकल्स डिस्पैच किए हैं, वो उसमें 16% की ग्रोथ आई है टू 3,91,000 यूनिट्स। एंड टू व्हीलर्स में भी डबल डिजिट ग्रोथ आई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब रूरल इंडिया भी अच्छा कर रही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ टू व्हीलर्स हैपेंस इन रूरल इंडिया। और हिस्ट्री हमें अगेन सिखाती है कि इलेक्शंस के जनरल इलेक्शंस के 6 महीने पहले और 6 महीने बाद तक रूरल इंडिया में काफ़ी अच्छी बढ़त एंड ग्रोथ आती है, क्योंकि सरकार काफ़ी सारी सब्सिडीज और बेनिफिट्स देती है टू द रूरल फोक्स। तो आई थिंक इन सब क्षेत्रों में हमें काफ़ी अच्छे से फोकस करना चाहिए। डोमेस्टिक फेसिंग इकोनॉमी में फोकस कीजिए। कैपिटल गुड्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, NBFCs, even microfinance companies will do very very well। तो हमारे PMS में हमारा we are very bullish on all these themes and I think अगले 2-3 साल इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने वाली है। तो इंडिया का ये जो मल्टी ईयर बुल रन फेज है, ये आपको लगता है आने वाले समय के लिए जारी रहेगा? और अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका मिल गया, यानी गिरावट में कोई अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स मिल गए, तो नियमित निवेश करते रहना चाहिए, कुछ डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ब्याज दरें बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, पता नहीं कौन सी कंट्री किसके साथ भिड़ जाए, और ऊपर से हमारे इलेक्शंस आने वाले हैं। ऐसे फेज में भी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे ना ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल बहुत सालों से लोग इसे हर साल हर वक्त ये सेम सवाल लोग पूछते रहते हैं कि दुनिया में ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, निवेश करना चाहिए कि नहीं। यहाँ पे अब मैं बहुत ही अच्छा डिटेल आंसर देना चाहूँगा कि कैसे अप्रोच करना चाहिए इन्वेस्टिंग को। कोई भी मल्टी ईयर बुल रन या कोई भी मल्टी ईयर बुल मार्केट कैसे बनता है? इट्स ओनली अबाउट अर्निंग्स अर्निंग्स अर्निंग्स। अगर मल्टी ईयर्स के लिए, बहुत सारे सालों के लिए अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, तभी मल्टी ईयर बुल मार्केट आएगा। 2003 से लेकर 2007 के बीच में जो बुल मार्केट आया था, दैट वाज कंप्लीटली अर्निंग्स ग्रोथ ड्रिवन, बिकॉज 4-5 साल तक अर्निंग्स ग्रोथ आई थी, राइट। 15 साल के बाद जाके इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज कॉर्पोरेट इंडिया में अगले 3 से 5 साल के लिए 20 से 25% ग्रोथ का गाइडेंस दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले 3 से 5 साल के लिए अगर इतनी सारी कंपनीज 20 से 25% का अर्निंग्स ग्रोथ का गाइडेंस दे रही हैं, तो मल्टी ईयर बुल मार्केट का तो बेस बन ही गया है हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे माहौल में जब इन सब हाई ग्रोथ कंपनीज में शेयर में गिरावट आए बिकॉज ऑफ फैक्टर्स आउटसाइड इंडिया, दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये होता है सही माइंडसेट इन्वेस्टिंग का, कि अर्निंग्स बढ़ रही हैं लेकिन अगर स्टॉक प्राइस गिरे, दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी इज दैट इट empowers you to view corrections as buying opportunities. So that would be my advice to all your audience. सर, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे आज इस इंटरव्यू में भी, और इस बुक ने तो बहुत कुछ सिखा दिया। उम्मीद करते हैं द मेकिंग ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर इंटरनेशनल बेस्ट सेलर साबित हो। इंडिया में तो बेस्ट सेलर हो ही गई है, लेकिन इंटरनेशनली जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग की तरह ये भी बेस्ट सेलर बनती हुई नजर आए। बहुत शुक्रिया सर विस्तक को अपने समय देने के लिए। Thank you so much. Thank you.